तो हम इस चैप्टर को स्टिल कंटिन्यू कल जहां से हमने इसका पार्ट 2 एंड करा था, हम इसको आज वहीं से पार्ट 3 में कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 15। अभी की करंट बुक से ये चैप्टर नंबर आई थिंक 12 है, आई थिंक सो। ठीक है, और हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो प्लीज आप एक बार जाइए और वहां पे पार्ट 2 स्क्रॉल कीजिए या पार्ट 1 स्क्रॉल कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। नेम्स वगैरह सब उस पर डाला है, आपको इजीली वो सब चीजें फाइंड आउट हो जाएंगी आप सर्च करोगे तो। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसका पार्ट 3 आई मीन टू से जो इसका रेस्ट पार्ट है। आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इट मीन्स ये चैप्टर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। ठीक है, तो पहले और ये चीज मैं दोबारा अगेन बोल रही हूँ कि ये दोनों ही फॉर्म में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, मतलब ये दोनों ही मीडियम्स के अंदर है, दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर है। पहला टॉपिक है आपका कैटल फार्मिंग। ठीक है, हमने कल यहीं पर छोड़ा था इसे। ये इतना क्यों स्क्रॉल हो रहा है? चलिए, कैटल यहाँ इसे देखते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। कैटल फार्मिंग क्या होता है? कैटल हस्बेंड्री इज डन टू पर्पसेस। किसके लिए देखी जाती है? ये दो पर्पसेस के लिए देखी जाती है। मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर सच एज टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। इंडियन कैटल बिलोंग्स टू टू डिफरेंट स्पीशीज। दो तरीके के स्पीशीज से हमें देखने को मिलती है। एक होती है हमारी बॉस इंडिकस काओ या बॉस बू बॉस बुबालीज बफेलोज, ये सारे स्पीशीज के नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखिए कैटल फार्मिंग में क्या क्या आता है। मिल्च प्रोडक्ट एक बहुत फेवरेबल वर्ड है सभी के लिए। मिल्च प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो मिल्च प्रोडक्ट वो होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस होता है किससे? फीमेल से। दे आर कॉल्ड द मिल्च एनिमल्स, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मिल्च प्रोडक्ट्स कहते हैं। वाइल दोज वन, जबकि जो दूसरे फार्म्स लेबर से होता है, फार्म लेबर के लिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉट एनिमल। तो बेसिकली आपसे पूछा जाए मिल्च एनिमल कौन से होते हैं, वो एनिमल्स, वो फीमेल जो मिल्क प्रोड्यूस करती है उसे क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल, बेसिकली डेयरी एनिमल्स। और ड्रॉट एनिमल कौन से होते हैं? जो फार्म लेबर होते हैं, फार्म के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड टू सम एक्सटेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लेक्टेशन पीरियड। किसके ड्यूरेशन पर होता है ये ज्यादा? लेक्टेशन पीरियड के ड्यूरेशन पर होता है। मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है कि मिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कब होगा? आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ, जब एक बर्थ हो जाएगा किसका? काफ का। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेक्टेटिंग पीरियड। तो हम कह सकते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हमें कब मिलेगा? लेक्टेटिंग पीरियड के टाइम पर, जब जो बछड़ा है वो गाय का दूध पीता है तब। ठीक है, एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स की यहाँ पर स्पेशली जो मिल्क देती हैं फीमेल्स, उनकी बात हो रही है। ब्रीड्स फॉर एग्जाम्पल जर्सी, ब्राउन स्वीज आर सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लेक्टेटिंग पीरियड, वाइल लोकल ब्रीड, जबकि जो लोकल ब्रीड है जैसे रेड सिंधी और सहीवाल शोज एक्सेलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये एक्सेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब डिजीज फ्री हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। दे the two can be cross breed to get animals with a both desired quality। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कैटल के अंदर दोनों ही तरीके की क्वालिटीज आए, मतलब लोकल की भी और ब्रीड वाली भी, ठीक है, फॉरेन या एक्सोटिक ब्रीड की भी, तो आप क्या करोगे? उन दोनों ब्रीड के मेल और फीमेल मेंबर्स को क्या करा दोगे? मेट कराओगे, क्रॉस मेटिंग कराओगे। ठीक है, अब देखिए लूज, यहाँ पर हो गया ना ये, हाँ जी। प्रॉपर क्लीनिंग शेल्टर फैसिलिटी, काउज एंड बफेलोज आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग। प्रॉपर क्लीनिंग और शेल्टर फैसिलिटी जो है वो किसके लिए देखने को हमें, किसके लिए चाहिए हमें? काउस की और बफेलोज की आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग।
ह्यूमन फार्मिंग के लिए जरूरी है फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स, क्योंकि एनिमल की हेल्थ भी जरूरी है, क्योंकि आप उसी से डेयरी फार्मिंग करने वाले हो, उसी का दूध निकालने वाले हो, तो उनकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है। एनिमल रिक्वायर, एनिमल्स को क्या क्या चाहिए, रेगुलर ब्रश, उनको रेगुलर ब्रश करा जाए टू रिमूव डर्ट, ताकि उनपे से गंदगी हट सके, और उनके जो बाल ज्यादा झड़ते हैं उन सबको भी चीजों को देखा जा सके। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेंटिलेटेड रूफ्ड, उनको क्या मिलना चाहिए, वेंटिलेटेड रूफ शेड, दैट दे प्रोटेक्ट, जिससे वो प्रोटेक्ट हो सके, किससे, रेन, हीट और कोल्ड से। द फ्लोर ऑफ कैटल शेड नीड टू बी स्लोपिंग, कैसा होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए, ठीक है। सो एज द स्ट्रे ड्राई फैसिलिटेट क्लीनिंग, ताकि हम उसे क्या कर सके, अच्छे से साफ कर सके। द फूड रिक्वायरमेंट, डेयरी एनिमल्स आर टू टाइप्स, दो तरीके के फूड रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी है कि अब देखो यहीं से कितने, अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कितने तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, दो तरीके का। पहला देखिए, पहले में अब आपको ये क्या बताता है, ठीक है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स विच इज द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ, जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी सके। अब दूसरा क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पहला क्या है, मेंटेन करना उनको, तो पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा आपका, मेंटेन करना। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या हो गया, मिल्क प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट, विच इज टाइप ऑफ फूड ड्यूरिंग द लेक्टेटिंग, जब लेक्टेटिंग पीरियड होता है उस टाइम पे। तो एनिमल्स को क्या खिलाना चाहिए, एनिमल फीड इंक्लूड, एनिमल के खाने में क्या क्या चाहिए, रफेज चाहिए जिसमें ज्यादा फाइबर हो, ठीक है। कंसंट्रेटेड विच आर लो इन फाइबर, कुछ को कम चाहिए, ठीक है। एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, और इनको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स। कैटल नीड बैलेंस राशंस कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रपोर्शनेट अमाउंट। कैटल्स को ना, जो बच्चे होते हैं, बछड़े जो होते हैं, उनको सारा अमाउंट चाहिए, पर किस सेंस के अंदर, प्रपोर्शनेट अमाउंट के अंदर। प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, इक्वल अमाउंट के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैटल के खाने के अंदर मिले होने चाहिए। बिसाइड सच न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल, certain feed additives containing micronutrients promote the health and the milk output। ये किसके ऊपर दिखाता है हमें, हेल्थ और मिल्क आउटपुट पे, जो हमारी डेयरी ऑफ एनिमल्स है। कैटल सफर फ्रॉम नंबर ऑफ डिसीजेस, कैटल जो है वो नंबर ऑफ डिसीजेस से सफर करते हैं। द डिजीज बिसाइड कॉजिंग डेथ, कभी कभी इन डिसीज का सही से ध्यान ना रखने की वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, और ये अपना मिल्क प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अ हेल्दी एनिमल, एक हेल्दी एनिमल जो होगा, रेगुलरली हैज अ नॉर्मल पॉस्चर, उसका एक अच्छा नॉर्मल पॉस्चर होगा। द पैरासाइट ऑफ कैटल में बी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैरासाइट, पैरासाइट जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन स्किन, पैरासाइट बेसिकली कीड़ों को कहा गया है, ठीक है। जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं वो किसके ऊपर रहते हैं, स्किन के ऊपर रहते हैं, तो इसीलिए जल्दी उन्हें क्या देखने को मिलती है, स्किन डिजीज। द इंटरनल पैरासाइट वो कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं, जैसे कि वॉर्म्स हो गए, कीड़े हो गए। अफेक्ट द स्टमक, किसको अफेक्ट करेंगे, स्टमक को, इंटेस्टाइन को करेंगे, ठीक है। लीवर डैमेज कर देते हैं, ऐसे होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑल्सो कॉज बाय द बैक्टीरिया एंड वायरसेस, तो हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम उन्हें क्या देना चाहिए, वैक्सीनेशन देना चाहिए। वैक्सीनेशन आर गिवन टू द फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मेनी मेजर वायरल्स बैक्टीरियल डिजीजेस, जिससे हम वायरल और बैक्टीरियल डिजीज को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, खत्म कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको ही हिंदी में पढ़ेंगे। पशु कृषि क्या होता है, ये हमने आई थिंक कल पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था हमने, है नहीं, ये यहीं से पढ़, ठीक है। पशुपालन के दो उद्देश्य हैं, दूध देने वाले तथा कृषि कार्य। कृषि कार्य कौन से होते हैं, जैसे हल चलाना, सिंचाई करना, बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालना, ये क्या कहते हैं, पशु कृषि। भारतीय पालतू पशु की दो मुख्य स्पीशीज हैं, पहला है गाय, दूसरा है भैंस, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों ने इनके नाम लिख रखे हैं, ठीक है। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु
कहते हैं और हम उन्हें क्या बोलते हैं, मिल्च एनिमल्स। ठीक है। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध श्रवण, दुग्ध श्रवण मतलब क्या होता है, जब वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है, जब वो मिल्क देती है। दुग्ध श्रवण के काल की कुछ सीमा तक ही निर्भर करता है, ये कुछ समय तक ही होता है, जिसका अर्थ है कि बच्चे के जन्म के पश्चात जब एक बच्चा पैदा हो जाता है गाय या भैंस का, मतलब जो हमारा कैटल है, उत्पादन के समय का काल, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, उस समय हमें सबसे ज्यादा दूध देखने को मिलेगा। ठीक है। इस प्रकार दूध उत्पादन का दुग्ध श्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दुग्ध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्ल ज्यादा टाइम तक चाहिए तो आप जर्सी ब्राउन सीविस का चुनाव कर सकते हैं। देशी नस्ल, देशी नस्ल क्या होता है, जो लोकल हमें मिलती है, जैसे रैड सिंधी, ठीक है, और साहिवाल, ये आपको नीचे डायग्राम के अंदर दे रखे हैं। रोगों में प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संस्करण कराया जाए, इनकी मेटिंग कराया जाए, तो हम दोनों ही नस्लों के गुण वाले एक नए जीव को पा सकते हैं। ठीक है। जो हमारी लोकल ब्रीड है और जो हमारी एग्जॉटिक ब्रीड है, अगर हम उन दोनों की ब्रीड में से एक मेल ले ले एक फीमेल ले ले, तो हम दोनों ही गुणों के एक अच्छे कैटल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनकी पिक्चर्स तो आपको देखने को मिल ही गई होंगी। ठीक है। उत्पादन की मात्रा में मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई, आवास की आवश्यकता होती है। मतलब बेसिकली वो बोल रहे हैं, अगर आप दूध, जैसे दूध सब पीते हैं भाई, दूध सबके घरों में आता है, ठीक है, अब वो चाहे पैकेट वाला लेते हो, कुछ डोलची लेके जाते हो, कुछ के घर में आता हो, ऐसी वाली कहानी होती है। और कभी ना कभी सबके घर में आता ही है। ठीक है। किसी के कम आता है, किसी के ज्यादा आता है। तो बेसिकली दूध जहां से आ रहा है, तो हमारे जो भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट है या फिर जो भी हमारा मिल्क है, वो बेसिकली हमारा गाय भैंस से ही आ रहा है, लोकल से ही आ रहा है। तो बेसिकली अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, उनकी सफाई, उनका रख रखाव भी ज्यादा अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। जो मैंने अभी बताया कि उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम साफ सफाई करनी चाहिए और उनको ब्रश करना चाहिए। उनका आवास छतदार और रोशनदार युक्त होना चाहिए, मतलब उनके ऊपर जहां वो रहते हैं वहां पर छत भी होनी चाहिए। और रोशनदान मतलब क्या होता है, जहां से रोशनी आती रहे, खिड़की, मतलब वेंटिलेशन हो बेसिकली। ठीक है। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। आवास में फर्श का ढलाव होना चाहिए। फर्श कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे की तरफ होना चाहिए, जिससे साफ और सूखा रहे। क्यों रहे, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इंसान है, हमें बाथरूम जाना है या अगर हमें पॉटी करने जाना है तो हम कहाँ जाएंगे, वॉशरूम में जाते हैं, है ना। पर जानवर तो ऐसे नहीं है, तो वो ढलाव क्यों बोल रहे हैं, ताकि अगर वो वॉशरूम या बाथरूम कर सके एनिमल, तो वो क्या हो, नीचे की तरफ स्लोप में आ जाए। और वो उनका कनेक्शन किससे कर देते हैं, वो नालियों की तरफ से करते हैं। ठीक है। दूध देने वाले पशु जैसे डेयरी पशु के आहार की दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दूध श्रवण काल के समय में होती है। पशु के आहार के अंतर्गत क्या क्या आना चाहिए, मोटा चारा, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कैसा होना चाहिए, रेशे वाला, फाइबर वाला। ठीक है। सांद्र, जिनमें रेशे कम होते हैं, ठीक ठीक भी हो सकता है जिसमें रेशे क्या होते हैं, कम होते हैं। प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स, जो क्या बोला उन्होंने, अदर में अन्य पोषक तत्व भी अधिक होने चाहिए। ठीक है। समझ आ रहा है। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हो। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म जीव तत्व भी मिलाए जाते हैं, जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा उत्पादन को बढ़ाते हैं। ठीक है। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, जिनके कारण दूध की उत्पादन क्षमता में भी कमी आ सकती है और कभी कभी तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है बीमारी से। ऐसे स्वस्थ पशु को नियमित रूप से खाते हैं और ठीक ढंग से वह बैठते हैं और उठते हैं, अगर अच्छा है, ठीक है वो। ठीक है। पशु के बाह्य परजीवी और आंतः परजीवी दोनों ही होते हैं। पशु के अंदर मैंने बताया इंटरनल पैरासाइट, मतलब
अंदर की तरफ बीमारी, और एक्सटर्नल तो बाहरी, तो बाह्य परजीवी। ठीक है, अगर बाह्य परजीवी है तो कहाँ पर होंगे, वो त्वचा पर होंगे, तो क्या हो जाएगा, त्वचा रोग, स्किन रोग हो जाएगा। और अंतर होंगे तो जैसे कीड़े, अमाशय मतलब स्टमक होता है, आंत मतलब इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारे अंदर की तरफ, यकृत मतलब क्या होता है, लीवर होता है, इन सबको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। संक्रामक रोग बैक्टीरिया, वायरस के कारण इन सब चीजों की वजह से होता है। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए उन्हें क्या लगा दिया जाता है, टीका लगा दिया जाता है। दैट्स माय पॉइंट, कि अभी मैंने बोला इन सब से, इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुक्कुट, मतलब मुर्गी पालन। ठीक है, मुर्गी पालेंगे आज हम। ठीक है, अंडे सब खाते हैं, और जो बच्चे नहीं खाते तो अब पढ़ेंगे हम उनको, अंडों के बारे में पढ़ने में। ठीक है, अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी का पालन किया जाता है, इसलिए कुक्कुट पालन, हम इसको मुर्गी बोलेंगे। कुक्कुट तो अजीब लग रहा है, पर हम मुर्गी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मुर्गी पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लों को विकसित किया जाता है, अच्छी अंडों के, बड़े अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है। मांस के लिए बॉयलर को पाला जाता है। जो भी लोग मीट खाते हैं तो उन्हें पता होगा बॉयलर चिकन क्या होता है। ठीक है, बॉयलर चिकन वो चिकन होता है जो जल्दी पक जाता है एज अ मीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अंडे देने के लिए कौन सी चाहिए और बॉयलर के लिए कौन सी चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। नई किस्म बनाने के लिए देशी जैसे एसील तथा विदेशी जैसे लेगहॉर्न नस्ल का संकरण कराया जाता है, मतलब मेटिंग कराई जाती है। पहला जैसे चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता, चूजे पता है क्या होते हैं, उनके बच्चों को चूजे कहते हैं। ठीक है, छोटे कद के बॉयलर माता पिता द्वारा चूजों को व्यवसायिक उत्पादन हेतु, तो ये बता रहे हैं कि कैसे कराया जाता है, मतलब क्या क्या उनके बेनिफिट्स हो जाते हैं यहाँ पे, ये बता रहे हैं। ठीक है, और भी ये पॉइंट, यहाँ पे 5 पॉइंट है, आपसे पूछा जाए तो ये पांचों के पांचों लिखने। गर्मी अनुकूल क्षमता, उच्च तापमान सहने के लिए क्षमता देखी जाती है। देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता होती है। अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि उत्पादन या उत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग भी कर सके, तो उनके फूड के बारे में भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अंडों तथा बॉयलर का उत्पादन, अब देखेंगे अंडे कैसे बनते हैं और बॉयलर कैसा होता है। ठीक है, बॉयलर चूजों की अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख तथा मांस गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें बॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। बेसिकली बॉयलर को बॉयलर क्यों बनाया जाता है, उसके अंदर ऐसे फीचर्स और ऐसी चीजों डाली जाती है या उसको उस ऐसे एनवायरनमेंट में पाला जाता है ताकि वो प्रोडक्शन लेवल से बेनिफिशियल हो। जो चिकन मटन या जो नॉनवेज लोग हैं वो ये बात अच्छे से जान रहे हैं, और जो नहीं है उनको भी ये सिर्फ एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि बॉयलर जो है वो कैसे एनवायरनमेंट में पलता है, ताकि उससे जो भी लोग उसका सेवन करते हैं या जैसे भी उसका उसका रहने का जो भी उसका प्रोडक्शन लेवल है, उत्पाद मतलब प्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो वो बता रहे हैं, वो कैसे रहन सहन में बनता है। ठीक है, मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियों की बहुत आवश्यकता है। इसके अंतर्गत आवास में उचित ताप, सही टेम्परेचर होनी चाहिए, स्वच्छता साफ होनी चाहिए, कुक्कुट का आहार गुणवत्ता बनाए रखा जाता है, जो वो खाना खाएंगे उनका आहार क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ रोग तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनके बचाव भी उसमें शामिल करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको खाना अच्छा दबा के खिला रहे हो, मुर्गे मोटे मोटे हो गए, ठीक है, और उनके अंदर बीमारियां लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन जिनका ध्यान है वो अच्छे से रखना चाहिए। बॉयलर की आवास, पोषण और पर्यावरण आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती है। जो मैं बता रही हूँ, जो मुर्गी अंडे देती है उसका रहन सहन अलग होता है, और जो बॉयलर है जो एज अ मीट
हम देखने वाले हैं वो क्या होता है, उसका रहन सहन, उसका रख रखाव क्या होता है, अलग होता है। बॉयलर के आहार में प्रोटीन प्रोटीन ज्यादा होता है, वसा मतलब फैट ज्यादा होता है कुक्कुट के आहार में, जबकि जो दूसरा वाला आहार है उसमें विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा अधिक रखी जाती है। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी, पोषणहीनता, ठीक है, के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग आ सकते हैं। अतः साफ सफाई और स्वच्छता से विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव करना आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रामक रोग से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए, जिससे महामारी से ये ग्रस्त ना हो सके। इन सावधानियों के बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है, कि अगर आप ऐसे ऐसे चीजें करोगे तो आपको हानि कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम यही सब पढ़ेंगे इंग्लिश में। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फॉल फॉर प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। बेसिकली किस लिए चाहिए होता है हमें, चिकन एंड एग्स के या फिर मीट्स के लिए। ठीक है, देयर फोर इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड आर डेवलप्ड एंड फार्म्ड टू प्रोड्यूस लेयर ऑफ एग्स एंड बॉयलर्स फॉर मीट। तो हम क्या देखते हैं, फार्म हाउसेस में जो मुर्गियां हम देखते हैं पालते हैं, एग्स वाली कौन सी होती है, वो अलग होती है। और बॉयलर्स को किस लिए रखा जाता है, एज पर्पस द मीट के लिए। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम, जब इनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, एंड द किसके बीच में होगा, इंडियन और फॉरेन के बीच में। तो हम वेराइटी ऑफ जो अलग अलग तरीके की जो हमारी वेराइटी है उसको हम देखने को मिलता है। अब ये 5 मैंने आपको बताया। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, अलग अलग तरीके के नंबर, मतलब हमें ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, और क्वालिटी मिलेगी देखने को। ड्राफ्ट बॉयलर पेरेंट कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है। समर अडेप्टेशन कैपेसिटी और हाई टॉलरेंस कैपेसिटी को देख सकते हैं। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, जब हम दो अच्छी ब्रीड्स को कम्युनिकेट कराते हैं तो कुछ वही जो मैंने आपको बताया, कुछ जो फीचर्स है वो दोनों क्या आते हैं। रिडक्शन इन द साइज, साइज के रिडक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, साइज में भी रिडक्शन के लिए देखने को, हाँ ठीक है। Eggs and boiler production. Boilers chicken are feed to the vitamin rich supplementary feed for the good growth rate, better feed efficiency. Care is taken to avoid mortality and to maintain feathering. कार केस क्वालिटी, वो भी बता रहे हैं कि जो मैंने भी आपको यहाँ पर हिंदी में भी बताया था अभी साथ साथ, कि उनकी क्वालिटी का, उनका रहन सहन क्या होता है, वो अलग होता है। इसी वजह से हम वो सब चीजें क्या देखते हैं, अलग अलग दोनों में देखते हैं। दे आर प्रोड्यूस एज अ बॉयलर, उनको बॉयलर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूस करा जाता है। एज फॉर द मीट पर्पस, प्रोडक्शन के पर्पज से, देखो उसमें लिखा है सेंड टू द मार्केट, मार्केट में भेजा जाता है। अब जो मैं फिर अगेन बता रही हूँ, मेरा यहाँ पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक स्टडी का पैटर्न बता रही हूँ, जो किताब में लिखा है मैं वही बता रही हूँ। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो लोग नहीं खाते हैं नॉनवेज, उनको सर ये जितना भी जो देखा जा रहा है वो इसलिए दिखाया जा रहा है कि कैसे कौन सी चीज का प्रोडक्शन होता है, ये बताया जा रहा है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, गुड्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए। दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए उनके घर के अंदर, और उनका प्रिवेंशन भी करना चाहिए, किससे, डिजीजेस और पेस्ट से। ठीक है, द हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयलर्स आर सम डिफरेंट, ये अलग होती हैं किनसे, जो एग्स ले करते हैं। ठीक है, द राशन डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर बॉयलर, उनके लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए और एडुकेट फैट चाहिए। जबकि जो दूसरे हैं फीड, उनको किससे कराते हैं, विटामिन ए एंड के। पोल्ट्री फॉल सफर फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीजेस जस्ट लाइक द वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट, और भी अदर तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हमें देखने को मिलती हैं। दीज नेसेसिटीज प्रॉपर क्लीनिंग, इनके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट द रेगुलर इंटरवल्स, आप स्प्रे करिए, उनको साफ करिए, सैनिटाइज करिए एक रेगुलर इंटरवल के टाइम पर। ठीक है, अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन करवाइए, ताकि ये जो बीमारियां हैं ये क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, आइए अब हम पालेंगे मछली। क्या पालेंगे अब हम, मछली पालेंगे। ठीक है,
फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। फिश जो है वो सबसे सस्ता सोर्स है प्रोटीन का हमारे खाने में। फिश प्रोडक्शन चीप मतलब इजीली सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें किस में मिल जाएगा, फिश में मिल जाएगा। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड द फाइन ट्रू फिश एज वेल एज द शेल फिश सच एज पॉन्ड्स एंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, मॉलस्क्यूसेस। देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, दो तरीके हैं फिश को ऑब्टेन करने के। वन इज फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स, एक नेचुरल रिसोर्स से लाइए, उसे क्या कहते हैं, कैप्चरिंग फिश। जाइए मछली का चारा लेके और एक तालाब के किनारे बैठ जाइए, फिर वो चारा घुमाते जाइए घुमाते जाइए, जब मछली अटकेगी तब आप उसे लेके आ जाइए। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कल्चर फिश, जहां पे आप फिश की फार्मिंग करते हो, जहां पे आप फिश के अंडे एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ग्रो करते हो और उससे फिशेस ग्रो होती हैं। ठीक है। द वाटर सोर्स ऑफ फिश कैन बी आइदर सी वाटर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रेश वाटर सच एज रिवर भी हो सकता है और पॉन्ड भी हो सकता है। फिशिंग कैन बी thus डन बाय द बोथ कैप्चर और कल्चर ऑफ फिश इन मरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ मछली उत्पादन क्या होता है। अब हम ये देखेंगे, सॉरी ये गलत हो गया, मछली उत्पादन। ठीक है। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पखयुक्त मछली का पखयुक्त मछली, कवचीय मछली जैसे पॉन्ड और मॉल्स्क सम्मिलित है। मछली प्राप्त करने की दो विधियां, एक है प्राकृतिक स्रोत से जहाँ पे जिसे मछली पकड़ना कहते हैं, दूसरा है मछली का पालन करना जिसे जिसे मछली संवर्धन भी कहते हैं। संवर्धन, मछलियों के जल के स्रोत हमें समुद्री जल तथा ताजा जल मतलब फ्रेश वाटर या सी वाटर देखने को मिलते हैं। अलवणीय जल नदियों, अलवणीय मतलब जिस पानी में नमक नहीं होता। लवणीय कौन सा होता है, जिस पानी में नमक होता है। लवण वाले में क्या होगा, ठीक है, तालाबों में होता है। इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली पालन या तो समुद्र या ताजे जल की परिस्थिति के दोनों के तंत्र में किया जा सकता है। अब देखते हैं समुद्र मत्स्यिकी। अब हम पहले क्या देखेंगे, समुद्र वाली मछली, फिर हम देखेंगे जो हम अंतःस्थली मछली जो हम आसपास के छोटे छोटे तालाबों से पकड़ते हैं, फिर आएगा मधुमक्खी पालन और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है। चलिए, भारत के समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7,500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक होते हैं। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियां प्रोम्फेट, जिसे हम पॉपलेट भी कहते हैं, कुछ लोग प्रोम्फेट नाम की भी होती है और पॉपलेट नाम की भी होती है। ठीक है। जो जो हमें समुद्र के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है। सार्डाइन, बॉम्बे डक, टूना और मैकॉल। ठीक है। ये मछलियों के नाम है। कौन सी वाली मछलियों के, समुद्र वाली, जो मछलियां समुद्र में से पकड़ते हैं। ठीक है। समुद्री मछली को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है। मछली को पकड़ने वाली नाव से भी उसे पकड़ा जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि गंभीर ताप मापी मतलब पानी के टेम्परेचर को देख के हम देखते हैं कि यहाँ पर मछली पाई जा सकती है या फिर यहाँ पर मछली नहीं मिलेगी। ठीक है। खुले समुद्र में मछलियों के बड़े से समूह का पता लगाया जा सकता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग करके मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जा सकता है। इनमें प्रमुख कौन सी मछलियां, यहाँ देखो बोल रहे हैं यहाँ पे, पख युक्त मछली कौन सी है, मुलेट, भेटकी। ठीक है। और फिर ये क्या लिखा है, ये प है, पर्ल है ना, पर्ल स्टॉप। ठीक है। कवचीय मछलियां जैसे झींगा, पॉन, मसल, आयस्टर, ऑयस्टर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। साथ ही खरपतवार, खरपतवार क्या थे, कल पढ़े थे हमने, वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स। हाँ जी। ठीक है। ऑयस्टर में मोतियां, जो ऐसे वाले शेल्स देखे हैं जो इस तरीके के होते हैं, उसको खोलते हैं उसमें शेल निकलता है ना, फिर जो उसके अंदर का पोर्शन होता है वो खाने वाला होता है, उसे खाया जाता है। जो वो फिर वही बता रही, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं
दे नो द थिंग्स। आप लोग हो? तू? तेरे को उतना टाइम क्यों लग रहा है फिर सोचने में? मतलब तू बाहर खाता है? पहले खाता था। पहले बाहर खा लेता था, घर में पता नहीं था कि बाहर पाड़ आता है? मम्मी नहीं बना? मम्मी फिर मारती तेरे? मम्मी नहीं खाती, मम्मी नहीं? पापा और मैं खाते थे। अच्छा, अब पापा भी नहीं खाते? नहीं। अब तू बाहर खा जाता है? नहीं। देख ले वीडियो, इसमें रिकॉर्डिंग हो गई है। सब लोग इसके घर वालों को बता दो कि ये चुप चुप के धर्म भ्रष्ट कर रहा है। चलो ये खाई नहीं मिलते, है। पैसे कहाँ से आते हैं? नहीं गई भाई, कहीं दोस्तों के साथ खिला दे कोई दोस्तों में। नहीं। अगर अभी ऑफर करा जाए तो तू खा सकता है? नहीं। है? नहीं। नहीं। छोड़ दी। छोड़ दी? अब दोस्त मिलके कुछ ज्यादा इंसिस्ट करे तो? अब मैं तो वेजिटेरियन है सारे। सारे वेजिटेरियन बना दी तूने? अच्छा, दोस्त भी छोड़ दिए नॉन वेजिटेरियन वाले? हाय नॉन राम। वेजिटेरियन तो है ही नहीं, कोई नहीं है? या वो लाते ही नहीं है। लाते नहीं होंगे ना तुम्हें दिखाने के लिए। अब तेरे को किसी ने ऑफर करा तो तू खाएगा नहीं खाएगा? नहीं है। अब तो तू वीडियो बन रही है इसलिए बोल रहा है। देखो सब सुनो सुनो सुनो, ये सब मुझे पीछे से इशारे कर रहा है। चलो। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार जिसे स्टॉक कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति के लिए हम इसी का काम, मतलब ये क्या बोलते हैं, मछली का उत्पादन करते हैं। इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन मैरीकल्चर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मैरीकल्चर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है? क्यों भाई, मतलब वो नहीं है, तेरा ही पढ़ाई हो रही है, हिंदी मीडियम वालों की हो रही है, मैं मान रही हूँ, साथ साथ में हिंदी भी करा रही हूँ। वरना अब तुम खुद सोचो, मुझे हिंदी का चैप्टर अलग बनाना पड़ता और इंग्लिश का अलग। पर अब आप दोनों को, हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे समझ में आ रहा होगा ना, एक एक शब्द हिंदी का भी, एक एक शब्द इंग्लिश का भी। पर अब मुझसे बच्चा कोई डिमांड ना करे कि आउट ऑफ द सिलेबस जाके ये चैप्टर भी हिंदी में बनाओ इंग्लिश वाला, क्योंकि मैंने सब समझा दिया है। ठीक है? वरना मैं मम्मी को बता दूंगी कि तू चुप चुप के नॉन वेजिटेरियन बन रहा है। तो इंडियाज मरीन फिशरी रिसोर्स इंक्लूड 7,500 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन में देखने को मिलता है। द डीप सी, जो हमारा गहरा समुद्री है, बियॉन्ड इट, वो उसके भी ज्यादा परे है। पॉपुलर मरीन वेराइटीज हमें कौन कौन सी मिलती है? पॉम्फ्रेट मिलती है, मैक्रेल मिलती है, टूना मिलती है, सिंड्राइन मिलती है, बॉम्बे डक मिलती है। कौन कौन सी इसमें से कौन कौन सी खा रखी है तूने? फिर दोबारा झूठ। सभी बच्चे आज इसे टैग कर देंगे, ठीक है? मरीन फिश आर कॉट यूजिंग मेनी काइंड ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स। मरीन फिश को हम कैसे यूज करते हैं, मतलब कैसे पकड़ते हैं? फिशिंग नेट्स के थ्रू करते हैं और फिशिंग बोट्स की हेल्प से। यील्ड्स आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश इन ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट्स। आपको ज्यादा लेवल पर फिशेस देखनी है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? सैटेलाइट्स का करते हो या फिर इको साउंडर्स का करते हो? वही मैंने आपको बताया, जहां पर फिश है जहां नहीं है वो इससे पता चल पाता है, ठीक है? सम मरीन फिशेज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज फार्म्ड इन सी वाटर। कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब इकोनॉमिक जो महंगी होती है। हाँ, कुछ मच्छियां जो होंगी वो आपको 100 रुपए, 50 रुपए, 150, 200 रुपए किलो मिल जाएगी, है ना? कुछ मच्छियां ऐसी होंगी जो आपको 1200 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो। समझ रहे हो? हाँ हाँ, होती है भाई, होती है। जैसे मेरे को ऐसे बोलना चाहिए, आई एम द नॉन वेजिटेरियन, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। और हमारे जब विंटर्स आते हैं तो फिशेस बनती हैं। तो हम जैसे मेरे फादर, हम लोग एक टिपिकल टाइप ऑफ फिश खाते हैं, ठीक है? वैसे तो डिपेंड करता है मेरे फादर को जो समझ में, जो इतनी नॉलेज फिशेस की कौन सी सही है कौन सी नहीं है वो मेरे फादर को पता है। पर जो मैंने अक्सर उनके मुंह से नाम सुना है वो पॉम्पलेट सुना है हमने, और सुरमई सुना है, ठीक है? ऐसे करके तीन चार फिशेस के नाम सुने। और व्हाट आई फेल, मैं जब मैं लास्ट टाइम भी गई थी तो मैंने देखा था कि मुझे नहीं पता वो कितना कॉस्टली होता है, बट हाँ मेरे को पता है कि उस फिश मार्केट में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग की फिशेस आती हैं। जैसे लास्ट जो मुझे ध्यान है, जो हमने लास्ट विंटर्स में खाई थी, वो 850 रुपए किलो वाली खाई थी। है नहीं, मिलती हैं, बट दे आर द क्वालिटी, क्वालिटी का फर्क होता है। न्यूट्रिएंट्स
हाँ, न्यूट्रिएंट्स का फर्क होता है, आप समझ रहे हो। एक अच्छी फिश है, एक एक गंदे पानी में एक की ब्रीडिंग हुई है, एक की साफ पानी में हुई है ना, ऐसा कुछ होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना डेप्थ में नॉलेज नहीं है, ठीक है। पर हाँ, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं तो मैं इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ किताब के हिसाब से। पर आप मुझे बोलोगे, मैंने वो भी खा रखा है जिसमें बताया झींगा, वो भी खा रखा है मैंने। और वो जो सी शेल वाला बता रहे हैं, वो सी शेल भी खा रखा है मैंने। हाँ, वो वाला भी खा रखा है। ये मैंने बारबेक्यू में खाए थे। सही है। दिस इंक्लूड फाइन फिशेस लाइक mullets, भेटकी, पर्ल स्पॉट्स, शेल फिशेस सच एज प्रॉन्स, ठीक है, ऑयस्टर एज वेल एज द सीवीड्स। और सीवीड्स पता लग गया, कुछ लोग खाते हैं भाई सीवीड्स। सीवीड्स क्या, वो अनवांटेड प्लांट्स जो, पानी में हाँ, कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनको पसंद आता होगा, पर हम नहीं खाते भाई। क्या समझ आता है। पता नहीं। ऑयस्टर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल्स दे मेक, उनको भी इसलिए देखा जाए। अब देखो नीचे देखो, आपको क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर में क्या देखने को मिल रहा है और मरीन वाटर में कैसा देखने को मिल रहा है, आपको पता लग रहा है। As marine fish stock further depleted, a demand of more fishes can only be कहाँ गया, meet by culture fisheries as practice is called mariculture। इसे हम क्या कहते हैं, मेटिकल्चर नहीं बोलते, मैरीकल्चर बोलते हैं, मैरीकल्चर। अब हम देखेंगे इनलैंड फिशेस जो हमारे अच्छे पानी में उगाते हैं यार हम, ऐसा मुझे तो कुछ लग नहीं। रहा है सीवेज वाले ना, कि ये सैलेड ला दो, वो उसमें ही नमक डाल के ले आते हैं। हम्म, बहुत सारी अलग अलग फिशेस आती हैं। कुछ लोग रहू भी खाते हैं, रहू भी नाम की एक मछली होती है, रहू मछली होती है। नाम बहुत सारे हैं फिशेस के, बहुत सारे, बहुत एक्सटेंड। चलिए देखते हैं इनलैंड फिश वाटर, सॉरी, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जैसे कि कैनाल, पॉन्ड्स, रिजर्वर्स और रिवर। ब्रैकिश वाटर रिसोर्स वेयर एज सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर, ये इकट्ठा होता है। सच एज एस्चुरीज, ये कहाँ मिलता है, एस्चुरीज में, लगून्स में मिलता है, जहां पर ही सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलते हैं, फिश रिजर्वर्स देखने को मिलते हैं। वाइल द कैप्चरिंग फिश इज ऑल्सो डन इन इनलैंड वाटर बॉडीज, जबकि हम इनलैंड वाटर बॉडीज में कर सकते हैं। मोस्ट फिशेज प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू द एक्वा कल्चर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्वा कल्चर के तरीके से देखते हैं। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद द राइस क्रॉप। हम सबसे ज्यादा किसके साथ देखने को खा, चावलों के साथ देखोगे आप। पानी भर के उसमें मछली डाल दो, चावल। फिश का कल्चर राइस क्रॉप के साथ होता है। सो दैट द फिश आर ग्रोन इन वाटर इन द पेडी फील्ड, तो कहाँ देखने को मिलेगी हमें, पेडी फील्ड में। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन composite fish culture system, both local and imported fishes species are used in such system, इसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इन सच अ सिस्टम, मैंने टूना भी खाई है, टूना, वो डब्बे नहीं आते फिश कैन वाले, हाँ, वो जो का ऑगी ऑगी बार नहीं बता मुझे, पर आते हैं फिश कैन के डब्बे, उसका देखे, मीट अलग आता है। वो मतलब वो एक कैन होता कैन है। सा होता है, उसको हाँ, खोलोगे उसमें से वो निकलता है। उसमें से निकलता हाँ, है, पर वो कैन हमसे छोटी खुला छोटी नहीं सी था, हमने होती उसको है। तोड़ के निकाला था। हम्म, In such a वीडियो system, a combination of 5 and 6 species is used in a single fish pond. हम 5 से 6 प्रकार की फिश की स्पीशीज को एक सिंगल पॉन्ड के अंदर हम कॉम्बिनेशन बना के यूज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। These species are selected so that they do not compete for food among them, having different types of food habit. As a result, the food available in all part of the pond is used as, सभी तरीके के फूड हैबिटेट के अंदर ये देखने को मिलती है। एज कैटलेस सरफेस एज फीडर, जैसे कि रहू हो गया, मिडल जोन में देखने को मिलेगी। मार्गल्स हो गए, कॉमन क्रैप्स हो गए, बॉटम में गहराई में ज्यादा देखने को मिलेंगे। ग्रास क्रैप्स आपको वीड्स के तौर पर देखने को मिलेंगे। कैन यूज्ड ऑल फूड इन द पॉन्ड विदाउट कंप्लीटिंग ईच अदर, बिना किसी एक दूसरे को कंप्लीट करे। दिस इंक्रीज द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड, इससे हमारी फिशेस क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती है ना। देखिए ऑन वन प्रॉब्लम, एक सेकेंड रुको।
वन प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे इन्होंने ना कुछ कुछ के नाम बताए हैं। ए नंबर की फिश देखो, काटला है इसका नाम। बी नंबर की फिश का नाम क्या है? सिल्वर कार्प। तीसरे नंबर की फिश कौन सी है? राउ। ठीक है, फिर है ग्रास क्राप, फिर है मार्गल, फिर है कॉमन क्राप। ठीक है। One problem with the fish, with such composite fish culture is that many of these fish breed only during monsoon. कब आई जाती है ये? मॉनसून के टाइम पर आती है। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, अगर हम जंगली जगह से इसके सीड्स को कलेक्ट करें, इट कैन बी मिक्सड विद द अदर स्पीशीज एज वेल। तो यहाँ पे और अदर स्पीशीज भी हमें देखने को मिल जाएंगी। सो अ मेजर प्रॉब्लम, एक मेजर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है? लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड। तो बेसिकली हमें फिश के क्या होते हैं? अंडे होते हैं भाई सब, तभी फिश ग्रो करती है। एक खेती बाड़ी जमीन में नहीं मिलती वो फिश। रॉक का होता है। हाँ, ऐसे फिशेस के अंडे होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, मानसून के टाइम पे जब सारे अंडे मिक्स हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा अच्छी क्वालिटी का फिश है। ऐसे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए वे नाउ हैव बीन वर्कड आउट, आज भी वर्कड आउट चल रहा है। ठीक है। पॉन्ड्स यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन, दिस हैज इंश्योर सप्लाई ऑफ प्योर फिश, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये इंश्योर करते हैं हमारे यहाँ की मछलियां क्या है? बिल्कुल प्योर है। ठीक है, जिसमें डिजायर्ड क्वालिटीज हमें देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे अंतःस्थल स्थली मत्स्य की। ठीक है। ताजा जल के स्रोत जैसे नाले, तालाब, पोखर, नदियां, मत खुश हो तेरे को नहीं खिला रहे। खारे जल के संसाधन जहां समुद्री जल ताजा जल मिश्रित होते हैं, जैसा कि नदी, मतलब नदी के मुख्य मतलब मेन एस्चुरीज, तथा लगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थली वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं हो सकता है। तो आपसे पूछ सकते हैं उत्पादन कब अधिक नहीं हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ किया जा सकता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन के तंत्र से किया जा, जब ज्यादा मछली चाहिए तो सारे प्रकार के बीजों को क्या कर दो? इकट्ठे कर दो, सभी तरह की मछली आ जाएंगी। ठीक है। इस प्रकार देशी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5-6 मछलियां स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो और उनके आहार भिन्न भिन्न हो। इसके परिमाण स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे काटला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है। अब काटला कहाँ लेती है? पढ़ो पहले, जल की सतह से ऊपर ऊपर। ठीक है। रहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है, तालाब के बीच में से। ठीक है। मृगल और कॉमन कार्प तालाब के तली से भोजन लेती है। तली मतलब नीचे जमीन तक जाती है भोजन लेने। ठीक है। ग्रास ग्रास काप खरपतवार खाती हैं। जो ग्रास कॉर्प होती है वो क्या खाती हैं? खरपतवार क्या होते हैं? वीड्स, सीवीड्स, जो बिना चाहे पौधे उग जाते हैं मछलियां वो खाती हैं। इस प्रकार ये मछलियां साथ साथ रहते हुए भी बिना कंपटीशन में लड़े झगड़े मरे हुए अपना अपना भोजन खा लेते हैं। क्योंकि एक को ऊपर से खाना है, एक को बीच में से खाना है, एक को बिल्कुल नीचे से खाना है, एक को खाना ही नहीं, वो सिर्फ घास से खाएगी। ऐसे। ठीक है। देखो सबके नाम लिख रखे हैं, काटला, सिल्वर क्रॉप, रहू, ग्रास क्रॉप, मृगल और कॉमन क्रॉप। ठीक है। मिश्रित मछलियां संवर्धन की एक समस्या यह है कि इनमें से कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन कर सकती हैं। सिर्फ मानसून आएगा तभी ये अंडे दे सकती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिबिंग देशी नस्ल से लिए जाएं तो अन्य स्पीशीज डिबंगों के साथ मिल सकते हैं। अतः
मछली संवर्धन के लिए अच्छे गुण वाले डिबंगों का उपलब्ध ना होना एक गंभीर समस्या है। एग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं जहां तालाब में मछलियों के संवर्धन हार्मोन के द्वारा उपयोग किए जा सके। ऐसी मछली इससे मछली की मात्रा में शुद्ध मछली का डिबिंग, ठीक है, डिबिंग डी डिम्ब, सॉरी मैं गलत पढ़ रही हूँ, उसे डिम्ब है, ये डिम्ब डिम्ब प्राप्त होते रहेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिम्ब है, जहां जहां पर ये आया है ये डिम्ब है, ठीक है। अब आएगा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खियों को कैसे पाला जाता है? हाँ जी, जो मधुमक्खियां हमारे बचपन में हमें काटा करती थी, अब हम उन्हें पालना भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज घर जाके वैभव को मधुमक्खी पालने की कला सीखनी है, ठीक है। ये कह रहा मम्मी मारेगी फिर दोबारा पकड़ के। चलिए, बी कीपिंग क्या होता है? हनी इज वाइडली यूज, देयरफॉर हनी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है, शहद। देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज बिकम एन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज। सिंस बी कीपिंग इज द लो इन्वेस्टमेंट, सबसे कम इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? मधुमक्खी। क्या चाहिए? मधुमक्खी। फार्मर्स यूज इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेशन एक्टिविटी। फार्मर इज एडिशनल इनकम जनरेशन एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। इन एडिशन टू हनी, क्या बेचते हैं वो इससे? हनी। द beehives आर द सोर्स ऑफ वैक्स। किसका सोर्स है? वैक्स का, जो बेसिकली किस में काम आती है? मेडि हाँ, मेडिसिनल मेडिकल प्रिपरेशन के अंदर, मेडिसिन वगैरह के अंदर हमें ये काम आता है। कुछ दवाइयां मीठी होती हैं, कुछ दवाइयां खट्टी होती हैं, कुछ दवाइयां कड़वी होती हैं। नहीं आता होगा, बट यहाँ पर सिर्फ इतना बता रखा है कि मेडिकल पर्पस के लिए भी काम आते हैं। लोकल वेराइटी ऑफ बीज आर यूज फॉर कमर्शियल हनी। लोकल वेराइटी कमर्शियल हनी के लिए यूज होती है, जैसे एपिस सिंड्रा इंडिका। कॉमनली यूज कहाँ देखने को हमें मिलता है? इंडियन हनी बी में, ठीक है। फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है? दोरसाटा। दोरसाटा तो मैंने देखा। द रॉक बी, फिर हमने क्या देखा है? फ्लोरे, द लिटिल बी, ठीक है। और फिर क्या है? इटालियन बी, ठीक है। ये सबके नाम दे रखे हैं। दिस इज वेराइटी ऑफ कॉमनली यूज्ड कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। ये मक्खियां हैं जिनके नाम दे रखे हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इनको पाला जाता है बेसिकली। ऊपर देखो पिक्चर दिख रही होगी आपको। द इटालियन बी हैविंग हनी कलेक्शन कैपेसिटी। इटालियन बी की हनी कलेक्शन कैपेसिटी होती है, दे सिटिंग समवॉट लेस, दे सिटिंग they staying in a given beehive for a long period and breed very well, breed करते हैं अच्छे से। for commercial honey production bee farms और apiaries are established. The value or quality of honey depend on pasturage और flowers available to the bees of nectar pollen collection। देखो बेसिकली हनी कैसे बनता है, आपको एक नॉर्मल छोटा सा प्रोसेस बताती हूँ। मधुमक्खियां जो होती हैं वो हनी से नेक्टर को सक करती हैं, जाके अपने बिहाइव के अंदर जाके उस हनी को कलेक्ट करती हैं। फिर बाद में जो भी कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, मधुमक्खी का छत्ता मतलब शहद वाला जो बहुत ज्यादा हो जाता है, मधुमक्खियों को हटाया जाता है, उसको छत्ते को आधा काटा जाता है, ताकि जो मधुमक्खियां हैं वो क्या काम कर सके, जो आधा कटा हुआ छत्ता इसको वापस कंटिन्यू कर सके, और जो छत्ता हम निकाल लेते हैं उसमें से हम क्या निकालते हैं? हनी निकालते हैं। यही प्रोसेस होता है हनी निकालने का, इससे ज्यादा कोई नया नहीं होता। अब वो एक बात अलग है, अब देखो, अब आप जाते के साथ तो बोलोगे नहीं मधुमक्खी हट जा, वटने से ही, और तुम डायरेक्ट अटैक कर दोगे तो वहां एक मक्खी नहीं होती, हजारों लाखों होती हैं। और किसी एक ने भी काट लिया ना तो जिंदगी खराब कर देगी। कहीं इधर उधर काट गई तो आंख पे काट गई, नाक पे काट गई, गाल पे काट गई, तो वो लोग अपनी खुद की प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। वो अच्छे से प्रॉपर अपना आप खुद को कवर वगैरह करके जाते हैं। और डिपेंड करता है कि आप उस हनी बी के लिए कैसा नेक्टर दे रहे हो। नेक्टर भी तो आपको ही देना पड़ेगा ना, पॉलन्स भी तो आपको ही देने पड़ेंगे जब आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हो तो।
तो ऐसे इस तरीके से होता है। अब देखो मैं आपको उसको हिंदी में पढ़ाती हूँ, बहुत इजी है, बस उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी का पालन उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। चूंकि मधुमक्खियां पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धन आर्जन मतलब क्या होता है, धन को अर्जित करना, धन अर्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के अच्छे मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। वैक्स के मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में भी किया जाता है। व्यवसायिक स्तर पर मधुमक्खी उत्पादन के लिए देशी किस्म की मक्खी, यहाँ पे इन सबके नाम दे रखे हैं, उन सब का प्रयोग करा जाता है, तो ये नाम पढ़ लेना। मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, अतः व्यवसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। किसका? इटली की मक्खी है, उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वह डंक भी कम मारती है, ठीक है। वह निर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहती है और प्रजनन भी तेजी से करती है, मतलब शहद भी, और प्रजनन मतलब एक से दूसरी मक्खी, दूसरे तीसरी मक्खी, ऐसे ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। अगर आपको प्रोडक्शन करना है स्पेशली, तो आप क्या बना, अब उनके लिए अलग से फार्म अब बनाए गए हैं जहां पर इनको रखा जाता है, जहां पर इनकी फार्मिंग होती है। मधु की कीमत मतलब बेसिकली हनी, मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खी के चारागृह अर्थात उनको मधु एकत्रित करने के लिए उपलब्ध फूलों पर ही निर्भर करती है। अगर आप गंदी क्वालिटी का फूल दे रहे हो ना नेक्टर से करने के लिए, तो शहद अच्छा थोड़ी होगा। शहद भी अलग अलग तरीके की देखते हो, एक आप देखो कि डाबर का, एक पतंजलि का उठा लो, ठीक है, और एक लोकल उठा लो। जो आपको हनी हनी लगेगा वो पानी लगेगा, ऐसा लगेगा वो ब्राउन कलर में लाके दे रखा है, जिसमें सिर्फ मीठा है, चीनी घोल के दे दी। मधुमक्खी फूलों के मकरंद और पराग एकत्र करती है, पॉलन ग्रेन एकत्र करती है, जो फूलों के बीच में काला काला पीला पीला छोटा छोटा पोर्शन होता है ना, और उसे बोलते हैं। चारागृह प्राप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्म मधु के स्वाद को निर्धारित करती है। उसके बाद ही हम देख पाते हैं कि कौन से हनी कैसे हैं। तो बेसिकली आपको हनी जैसा भी, जो भी जैसा भी आपको देखने को मिल रहा है, तो हम क्या देख सकते हैं कि वो उसके फूलों की वजह से हमें देखने को अच्छा मिल रहा है, ठीक है। और यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म, और ये हमने पार्ट 3 में इस वीडियो को फिनिश कर लिया, और हमारा चैप्टर नंबर 15, आई मीन टू से 12, ये हो गया खत्म, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम से, दोनों ही मीडियम से, ठीक है। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 12 के साथ। 12 कौन सा साउंड? ध्वनि, ध्वनि नहीं है वो, ध्वनि है बेटा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अगली वीडियो के लिए प्रिपेयर रखिए खुद को, अगला हम पढ़ेंगे साउंड, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं, बाय बाय। इतने आप इस वीडियोस को लाइक, जितनी मेरे चैनल पे वीडियो को उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन तो आप मेरे एप्लीकेशन का ले सकते हैं, वो ऑनलाइन वाले बच्चे लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन की क्लासेस अलग होती हैं, जो दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं, ठीक है, उनका एक अलग टीम है, वो वहां पर अलग काम करता है। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़े से व्यूज और थोड़े से सब्सक्राइबर मेरे भी बढ़ा दीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।